तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है क्या मैं नाजायज़ हूँ। अचानक से सारी लाइटें बंद हो गई और मधुर संगीत बजने लगा। तभी दो स्पॉटलाइट जल उठी, जिनमें एक पूर्वी पर थी और दूसरी ध्रुव पर। दोनों धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। ध्रुव की नज़र पूर्वी से हट ही नहीं रही थी। वह गुलाबी रंग के लहंगे में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। दोनों सगाई के लिए बनाए गए स्टेज पर पहुँचे। हॉल में मध्यम रोशनी जल उठी। दोनों पर फूलों की बारिश होने लगी। पूर्वी के माता पिता ने आगे बढ़कर उसे अंगूठी दी और इधर ध्रुव की बुआ ने एक खूबसूरत सी अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। ध्रुव ने झुककर पूर्वी के हाथ को चूम लिया। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी बहुत खुश थे। आखिरकार पूर्वी और ध्रुव के प्यार पर सगाई की मुहर लग ही गई। पर दूर सोफे पर बैठे ताऊजी ने जब ध्रुव के दादा दादी और बुआ को देखा तो वे बेचैन हो उठे। उनके मुंह से यकायक निकला, गायत्री तुम यहाँ। कुछ देर बाद पूर्वी के माता पिता ध्रुव के दादा दादी और बुआ को अपने बड़े भाई से मिलवाने लाए और परिचय देते हुए कहा, भाई साहब यह ध्रुव के दादा दादी हैं और यह है उसकी बुआ गायत्री देवी। जैसे ही गायत्री ने पूर्वी के ताऊ को देखा, उसके मुंह से निकला, प्रभाकर तुम यहाँ। उन्होंने ताना मारने के लहजे में कहा, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी तो नहीं हुई होगी गायत्री। गायत्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि प्रभाकर से मिलकर वह खुश नहीं हुई। ताऊ जी ने ध्रुव के दादा दादी को प्रणाम करते हुए कहा, आप लोगों ने पहचाना मुझे? मैं प्रभाकर, आपके बेटे शेखर का दोस्त। अब समझ आया क्यों मुझे बार बार ध्रुव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ जाना पहचाना है। उसकी शक्ल अपनी बुआ से बहुत मिलती है। यह सुनकर गायत्री देवी ने सर झुका लिया। ध्रुव के दादा बोले, हाँ पहचान लिया तुम्हें, पर तुम धोखा खा रहे हो, क्योंकि ध्रुव की शक्ल अपनी बुआ से नहीं अपने पिता से मिलती है। गायत्री देवी समझ गई थी कि अब यह शादी कभी नहीं होगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका अतीत इस तरह से उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और ध्रुव की खुशियों पर ग्रहण लगा देगा। अगले ही दिन पूर्वी के पिता का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा, हम यह सगाई तोड़ रहे हैं। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानती हैं। आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। इधर जब पूर्वी को इस बात का पता चला तो उसने अपने माता पिता से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हें कारण जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे माता पिता हैं। अगर हमने कोई फ़ैसला लिया है तो ठीक ही लिया होगा। पूर्वी बोली, यह क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने से पहले आपने मुझसे पूछा तक नहीं। कल तक तो आप सभी को ध्रुव बहुत पसंद था। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? तब पूर्वी के ताऊजी बोले, ध्रुव में कोई कमी नहीं है, कमी उसके ख़ानदान में है। वह एक अच्छा लड़का है, पर तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। पूर्वी बोली, और क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें ध्रुव की
बुआ से मांगना चाहिए। पूर्वी बोली, बुआ जी का इस सब से क्या लेना देना है? प्रभाकर जी बोले, इसका जवाब तो तुम्हें वही दे सकती हैं। पूर्वी बोली, ताऊ जी पहेलियाँ मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। प्रभाकर जी बोले, तो सुनो, मैं ध्रुव के परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका पिता शेखर मेरा जिगरी दोस्त था और इसीलिए मुझे पता है कि उसके कोई औलाद नहीं थी। शादी के 3 महीने के बाद ही मेरे दोस्त और उसकी पत्नी का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तो फिर तुम ही बताओ, ध्रुव उनका बेटा कैसे हुआ? पूर्वी बोली, तो ध्रुव किसका बेटा है? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें उसकी बुआ जी ही दे सकती हैं। जाओ जाकर उन्हीं से पूछो कि आखिर यह ध्रुव है कौन। यह उनका बेटा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी तो शादी ही नहीं हुई, फिर बच्चा कहाँ से आया? पूर्वी बोली, इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि या तो ध्रुव किसी की नाजायज़ औलाद है या फिर उसे गोद लिया गया है। प्रभाकर जी बोले, तुम बहुत समझदार हो बेटी, और इसीलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि जिसके खुद के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हो वह तुम्हें क्या दे सकता है। पूर्वी ने ध्रुव के आगे भी यह सारी सच्चाई बता दी। यह सब जानकर तो ध्रुव को बहुत धक्का लगा। वह भी जानना चाहता था कि आखिर उसकी पहचान क्या है। उसने जाकर अपने दादा दादी और बुआ से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि पूर्वी के घर वालों ने किस आधार पर यह रिश्ता तोड़ा है? उसकी बात सुनकर गायत्री देवी बोली, क्या पूर्वी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? ध्रुव बोला, पूर्वी ने मुझे जो बताया है उसके बाद तो मेरा यह जानना और भी ज़रूरी हो गया है कि आखिर मैं कौन हूँ, कौन है मेरे माता पिता। गायत्री देवी बोली, तुम्हारे माता पिता मेरे भाई भाभी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ध्रुव चिल्लाया, बस कीजिए बुआ जी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ झूठ ही सुनता आया हूँ, पर आज मैं सच सुनना चाहता हूँ। क्या मैं किसी की नाजायज़ औलाद हूँ, या फिर आप मुझे तरस खाकर किसी अनाथालय से उठा लाए थे? जवाब दीजिए मुझे। आप सब चुप क्यों हैं? आपकी यह चुप्पी बता रही है कि जो पूर्वी के घर वाले कह रहे हैं वह सब सच है। मैं इस परिवार का नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी क्या पहचान है? कौन थे मेरे माता पिता और क्यों उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया? यह सभी सवाल मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे इनका जवाब दीजिए। भगवान के लिए चुप मत रहिए, कुछ तो कहिए। ध्रुव बेतहाशा रोए जा रहा था। गायत्री देवी ध्रुव की तकलीफ समझ रही थी। अगर आपकी छोटी सी चीज़ भी खो जाए तो आप कितने परेशान हो जाते हैं, पर यहाँ तो ध्रुव की पहचान ही खो गई थी। किसी ने उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई पेड़ से उसकी ज़मीन छीन ले। बिना ज़मीन के पेड़ का कोई अस्तित्व हो सकता है? उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं अपने बेटे को नहीं टूटने दूंगी। गायत्री देवी आगे बढ़ी और उसे उठाकर गले से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, तू नाजायज़ नहीं है और ना ही तू अनाथ है। तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। तू चिंता मत कर, मैं खुद पूर्वी के घर जाकर उन लोगों से बात करूंगी और जो भी गलतफहमी है सब दूर कर दूंगी। तेरी शादी पूर्वी से ही होगी, यह मेरा तुझसे वादा है। उन्होंने
दृढ़ता के साथ कहा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।